Assalamualaikum student, hope you all are fine. It's your biology class. Yesterday we were studying about human respiratory system that consists of two major parts, air passageway and lungs. एयर पैसेजवे को हमने स्टडी कर लिया था. आज हम स्टडी करेंगे लंग्स के अबाउट. ये हमारे पास लंग्स का स्ट्रक्चर. लंग्स जो है हमारे पास पेयर की फॉर्म में होते हैं. ये देखिए दो लंग्स हैं हमारे पास, एक राइट लंग है एक लेफ़्ट है. राइट वाला जो लंग्स होता है हमारे पास वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट वाला लंग की निस्बत, बिकॉज जो हमारे यहाँ वाली साइड है सेंटर एरिया, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है और वो लेफ़्ट साइड पे झुका हुआ होता है, जिसकी वजह से लेफ़्ट लंग जो साइज़ में छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू राइट लंग. ये जो लंग है इसके साइड पे हमारे पास होती है चेस्ट वॉल, उसके साथ ये क्या है कवर हुआ होता है. साइड पे ये जो वॉल होती है इसको बोलते हैं चेस्ट का वॉल. ये हमारे पास यहाँ पे शो की गई है. ये जो अबव एरिया और साइड एरिया है, राइट वाला एरिया और लेफ़्ट वाला, ये तीनों साइड जो कवर होती हैं ये चेस्ट वॉल के साथ कवर होती हैं. और जो नीचे वाला एरिया हमारे पास ये डायाफ्राम, ये नीचे शो किया गया है डोम शेप में. तो ये क्या है हमारे पास नीचे से डायाफ्राम के साथ कवर है, ऊपर से चेस्ट वॉल के साथ कवर होता है. ये जो डायाफ्राम है ये मसल की फॉर्म में होता है प्रेजेंट. लंग्स जो होते हैं हमारे होते हैं स्पॉन्जी फॉर्म में, इलास्टिक फॉर्म में. स्पॉन्जी मीन सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं, इलास्टिक जैसे इलास्टिक रबर टाइप में खींचे जा सकें. बिकॉज जब हम एयर इनहेल करते हैं तो लंग्स का साइज़ जो इंक्रीज़ हो जाता है, और जिस तरह से हम एयर को एक्सहेल करेंगे तो लंग्स का साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जाएगा. इसके साइज़ में क्या है डिफरेंस आता है एयर की इनहेलिंग और एक्सहेलिंग से. लेफ़्ट जो लंग होता है उनका स्मॉलर होता है, आपको बता दिया राइट लंग से, और टू लोब्स प्रेजेंट होती है लेफ़्ट लंग में. ये अगर आप यहाँ पे देखें ये आपको लाइन शो की गई है. ये दो पार्ट्स हैं, लोब्स मीन पार्ट. लेफ़्ट वाला जो लंग होता है 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, और जो राइट वाला है वो 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है. ये एक लाइन शो की गई, इतना पार्ट एक है, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट है. लंग्स जो है ये इनके साइड पे डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. ये अगर आप लंग्स की एक साइड देखें तो आप इसके साइड पे इस तरह से डबल मेम्ब्रेन होती है. प्लूरल मेम्ब्रेन को बोलते हैं. मेम्ब्रेन की जो एक लेयर है ये अटैच होती है हमारे इसके लंग के साथ, प्रॉपर से अटैच होगी, और जो दूसरी लेयर होती है ये चेस्ट वॉल के साथ अटैच होती है. लंग की साइड पे बताया था किसके साथ बाउंड्री कौन सी है, चेस्ट वॉल की. तो ये इस साइड से क्या है चेस्ट वॉल के साथ अटैच होती है, और इनर वाली जो मेम्ब्रेन है ये किसके साथ अटैच है लंग के साथ, और आउटर चेस्ट वॉल के साथ अटैच होती है. ये पूरा यहाँ पे बताया गया है कि ये डबल मेम्ब्रेन है हमारे पास जिसको प्लूरा कहा जाता है. इनर लेयर जो होती है वो किसके साथ अटैच है लंग के साथ, और आउटर लेयर किसके साथ चेस्ट वॉल की इनर सरफेस के साथ अटैच होती है. एंड द डायाफ्राम, और नीचे वाली साइड से क्या है हमारे पास ये डायाफ्राम के साथ अटैच होती है. ये यहाँ पे डायाफ्राम है इसके साथ अटैच होती है. और यहाँ पे हमारे पास एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं. ये देखिए अब लंग के नीचे वाला पार्ट में आपको नज़र आ रहा होगा डायाफ्राम के ऊपर. ये क्यों होता है ताकि फ्लूइड होने की वजह से क्या है फ्रिक्शन रगड़ कम हो लंग के दरमियान और चेस्ट वॉल के दरमियान. क्या है इस साइड से चेस्ट के साथ, इस साइड से डायाफ्राम के साथ, ताकि रगड़ जो है कम हो. ये देखिए प्लूरल फ्लूइड फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड द चेस्ट वॉल. अब नेक्स्ट हम देखेंगे लंग्स के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है. ये हमारे पास हमने एल्वोलाई के पीछे पूरा स्ट्रक्चर देखा था जो ब्रोंकियोल्स के बाद होता है. ये यहाँ पे सिंगल एल्वोलस बनाया गया जिसके पूरे सराउंडिंग पे हमें नज़र आ रही है ब्लड कैपिलरीज हैं. अब क्या होता है जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, हार्ट से वो ब्लड आएगा किसके पास आएगा लंग्स के पास आएगा. ठीक है, किसके थ्रू आ रहा है आर्ट्रियोल के थ्रू आ रहा है जिसको पल्मोनरी आर्टरी भी बोलते हैं. उसके थ्रू ब्लड हमारे ये जो लंग है उसमें एंटर होगा. एंटर होने के बाद जो ऑक्सीजन होगी लंग से वो क्या है कैपिलरीज में ऐड हो जाएगी. अब ये हमारे पास कैपिलरीज हैं. आर्टरी जुड़ी, आपस में जुड़ने से क्या बना हमारे पास कैपिलरीज बनी. कैपिलरीज जब जुड़ेंगी तो हमारे पास क्या है वेन्स बनेंगी, वेन्यूल बनेगा. ठीक है, तो जब वेन्यूलस बनेगा हमारे पास तो इससे क्या होगा ब्लड जो इसे डीऑक्सीजनेटेड आया था यहाँ से एल्वुलस से उसमें ऑक्सीजन ऐड हुई कैपिलरीज में, तो कहाँ से रिमूव हो जाएगी ये वेन्यूलस से क्या है वेन के थ्रू जिसको पल्मोनरी वेन भी बोलेंगे. तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है हमारे पास वापस हार्ट की तरफ चला जाएगा ताकि पूरी बॉडी को आगे सप्लाई किया जा सके. नेक्स्ट हमारा टॉपिक 2.2 मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग है, सांस लेने का तरीका. मैकेनिज़्म मीन मेथड, क्या तरीका है सांस हम किस तरह से लेते हैं. तो जो ब्रीथिंग है हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हम एयर इनटेक कर रहे हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स ऐड हो रहे हैं और उनकी मूवमेंट हो रही है किस तरह से हो रही है वो देखेंगे. अब इसमें 2 स्टेप्स होते हैं हमारे पास.
पहला है इनहेलेशन होता है, इंस्पिरेशन भी उसको बोलते हैं, दूसरा एक्सहेलेशन होता है हमारे पास, यहाँ पे हमें लिखा गया एक्सहेलेशन, उसको एक्सपायरेशन भी बोलते हैं। इनहेलेशन इनटेक करना एयर को, और एक्सहेलेशन एयर को क्या है बॉडी से रिमूव करना। अब इनहेलेशन में पहला पॉइंट जो है एयर के हमारे इनटेक करेंगे, किसकी तरफ करेंगे, लंग्स की तरफ करेंगे। अब इसमें देखेंगे कौन से स्टेप्स हैं जो इनहेलेशन के होते हैं, जिस बस रिब्स हैं, रिब्स के साथ साथ मसल अटैच होते हैं। ये रिब है, रिब के दरमियान में एक सरफेस एरिया जो मसल्स होते हैं, फिर उसके साथ दूसरी रिब अटैच, फिर तीसरी अटैच, इस तरह से ये रिब केज हमारे पास बना हुआ है एक पिंजरा सा। तो इसको हम जो रिब्स के दरमियान में मसल हैं इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पे हमारे पास ये शो किया गया इंटरकोस्टल मसल्स, वो वाले मसल्स जो रिब्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब हम इनहेल करेंगे एयर को अंदर लेके जाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो रिब्स हैं, ठीक है, वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। आप सांस अगर लेके देखें तो आपको लगेगा सिकुड़ेंगे, और अपवर्ड ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ उस रिब केज की क्या मूवमेंट होगी। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जो रिब केज के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है ये डायाफ्राम, ये आपको नज़र आएगा मूव्स डाउन, नीचे की तरफ मूव होता हुआ नज़र आएगा। अब ये दो कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, इससे क्या होगा, जो हमारे पास डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके मूव्स डाउन हो रहा है और कोस्टल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव हो रहा है हमारे पास रिब केज। इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या वॉल्यूम बढ़ जाएगा, साइज़ जो है चेस्ट का बढ़ जाएगा, और प्रेशर जो है हमारा जो चेस्ट के अंदर वो डिक्रीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके चेस्ट के अंदर प्रेशर जो है कम होगा, जिसकी वजह से एयर प्रेशर बाहर जाता है, जिसकी वजह से एयर इंटरनल कम प्रेशर की तरफ जो है ज़्यादा मूव करेगी। ये प्रोसेस था आपका इनहेलेशन का। सेकंड है एक्सहेलेशन, एयर का बाहर निकालना। एक्सहेलेशन का मीन एयर हमारी जो है लंग्स, फेफड़ों से क्या है बाहर आ रही है। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हो रहे हैं, जो इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्स हो जाएंगे, और रिब केज क्या पहले ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, अब इनवर्ट अंदर की तरफ मूव करेगा। उसी टाइम पे जो डायाफ्राम है वो भी रिलैक्स हो जाएगा और मूव्स अब ऊपर की तरफ मूव करेगा। इन्हीं दो मूवमेंट की वजह से क्या होगा, हमारा जो चेस्ट का वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। पहले क्या था, इनहेलेशन में बढ़ रहा था, अब क्या होगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर जो है इंटरनल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर एयर जो है हमारी बॉडी से आउटवर्ड क्या है मूव कर जाएगी। साइड पे की पॉइंट बना हुआ वो देख लें, वो लूज़ हाफ अ लीटर ऑफ वाटर आ डे थ्रू ब्रीथिंग। अब क्या है, हम सांस के अमल के थ्रू भी हाफ लीटर वाटर जो है पर डे हम अपनी बॉडी से क्या है रिमूव करते हैं। किस तरीके से करते हैं, अगर आप देखना चाहें तो जब आप किसी ग्लास शीशे पे अगर आप सांस लें तो आपको उसके ऊपर वाटर वेपर नज़र आएंगे, वो फॉग की फॉर्म में, ठीक है। वो जो फॉग होती है आपको नज़र आता है, आप उस पर राइट पे करके बच्चे देखते हैं तो वो जो फॉग की फॉर्म में नज़र आता है वो वाटर वेपर्स होते हैं जो हमारी बॉडी से ब्रीथिंग के थ्रू आउट होते हैं। तो अब एक्सहेलेशन का वो हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट है द रेट ऑफ ब्रीथिंग। अब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा ब्रीथिंग का रेट क्या होगा। अब नॉर्मल पर्सन है, रिलैक्स बैठा हुआ है या सो रहा है, तो उसके जो पर मिनट में वो सांस ले रहा है वो 16 to 20 टाइम्स पर मिनट नॉर्मल कंडीशन में वो सांस लेता है। लेकिन अगर एक पर्सन जब एक्सरसाइज कर रहा है या कोई हार्ड वर्क कर रहा है, मुश्किल वाला काम कर रहा है, उसके मसल्स जो हैं उसके अंदर ज़्यादा रिस्पायरेशन वर्क हो रहा है, सेल्स के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन मिलेगी। ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे बना के देख लेते हैं। हमने पढ़ा था ग्लूकोज प्लस हमारे पास ऑक्सीजन मिलती है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब क्या होगा कि जब सेलुलर रिस्पिरेशन, ये कौन सा प्रोसेस है, सेलुलर रिस्पिरेशन का, ये वाला रेट इंक्रीज होगा, ठीक है। इनके मिलने से क्या हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में हाई हो जाएगी तो उसको भी बॉडी से रिमूव करना है। तो उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है, ठीक है। वो क्या करेगा, मैसेज को डिटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या है वो बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में ज़्यादा हो गई है। तो वो आगे मैसेज कन्वे करेगा मसल्स को, ठीक है। रिब्स के जो मसल्स हैं और डायफ्राम के मसल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो अपना जो वर्कआउट कर रहे थे रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने का वो अपनी स्पीड को हाई कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा। पहले जब पर मिनट में 16 to 20 टाइम्स हम सांस ले पा रहे थे, वो क्या होगा, हम पर मिनट में 30 to 40 पर मिनट हम सांस ले सकेंगे। आगे हमारे पास एक टेबल शो किया गया है, कंपोजिशन बताई गई है कि हम नॉर्मल टाइम पे कितनी ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और कितनी हम एक्सेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जा रही है, नाइट्रोजन रेट कितना है, वाटर वेपर्स कितने हैं, टेम्परेचर और डस्ट पार्टिकल्स। सबसे पहले हम ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की परसेंटेज देख लेते हैं, तो हम जो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन बाय एयर वो 21% होती है। 21% हम बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और 16% जो है हम उसी टाइम अपनी बॉडी से एक्सेल भी कर रहे होते हैं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04% बहुत कम अमाउंट में हम अंदर लेके जाते हैं, लेकिन अमाउंट जो बाहर लेके आ रहे हैं वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस हो रहा है, जिसके नतीजे में क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसी वजह से हम बॉडी से ज़्यादा एक्सेल कर रहे होते हैं। नाइट्रोजन की परसेंटेज हम 79% लेते हैं और उतनी ही बॉडी से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें बॉडी में नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हम वाटर वेपर्स को देखेंगे। वाटर वेपर्स की जो क्वांटिटी है जो हम इंटेक कर रहे हैं वो वेरिएबल होती है, मीन्स चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में कि हम कैसे एनवायरनमेंट में, अगर हम कोई मॉइस्ट एनवायरनमेंट जैसे कि बारिश वाला एरिया वहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, एयर में मॉइस्ट होगी तो क्या है, वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम कोई ड्राई वाले इन्वायरमेंट में है जहाँ पे बारिशें कम होती है, तो देन क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा वाटर वेपर। तो वो क्या चेंज करते रहते हैं। बट जब हम एक्सेल करेंगे, निकालेंगे बॉडी से, तो वो सैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड मीन जब हम हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर रिस्पायरेशन होती है, तो हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या चीज़ रिलीज़ होती है, वाटर वेपर। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे सैचुरेटेड है, जब बाहर आएगा हमारे पास वाटर वेपर्स, तो वो क्या है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर भी इसी तरह से, अगर हम हॉट इन्वायरमेंट में तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, अगर कोल्ड में तो डिक्रीज़ करेगा, मीन्स चेंज करता रहता है। लेकिन जब हम एक्सेल करेंगे, बॉडी से एक्सपायर करेंगे, देन क्या होगा, वो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल होगा। क्यों? हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 है, इंटरनल जाते हुए उसको हम मेंटेन करके लेके जाते हैं, थ्रू म्यूकस जो होता है वो इक्वल होता है। तो इसी तरह से वो क्या है, हमारी बॉडी टेम्परेचर जो इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल्स, वो भी वेरिएबल्स एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट पे हैं। लेकिन जब हम एक्सपायर करेंगे देन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होंगे। ये आपका आज का टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग हम आगे आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के देख लेते हैं कौन से हो गए हैं। एमसीक्यूज देख लें, हमारा 3 हो गए थे। 4 वाला है विच फीचर ऑफ एल्वोलाई हेल्प्स इन रैपिड गैस एक्सचेंज। उन्होंने कहा कौन सा एल्वोलाई के अंदर फीचर है, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से जो है गैसेस एक्सचेंज तेज़ी से होती हैं। तो वो होता है मॉइस्ट सरफेस, नमी वाली सरफेस होने की वजह से गैसेस जो एक्सचेंज हैं वो रैपिडली होती हैं। नेक्स्ट है विच एक्शन इंक्रीजेज लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सांस लेते हुए लंग का वॉल्यूम इंक्रीज़ कब होता है? हमने पढ़ा था कि जब रिलैक्सिंग द डायफ्राम हो, या फिर कंट्रैक्टिंग द इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, या फिर स्टिफिंग एल्वोलार वॉल्स या क्रॉसिंग द। ये हमारे पास तब होता है जब कंट्रैक्ट होते हैं हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल है। इनहेल्ड एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन। जो हम इनहेल कर रहे हैं तो कितनी परसेंटेज होगी जो हम एक्सेल करेंगे, नंबर 1 पे है, तो वो 16% है, जो मैंने बताया था आपको काउंट करके। विच फैक्टर कंट्रोल्स द ब्रीथिंग रेट। उन्होंने कहा कि कौन सा फैक्टर है जो ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा हो गई है तो दैन उसको रिमूव करने के लिए हमारा सांस लेने का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आपके 3 हो गए थे। 4 वाला है व्हाट इज़ द एवरेज ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन एट रेस्ट। ह्यूमन एट रेस्ट का जो ब्रीथिंग रेट है वो कितना है और ड्यूरिंग एक्सरसाइज कितना है। ये आपका पेज नंबर जब भी हम पढ़ के आ रहे हैं, पेज नंबर 17 पे ब्रीथ का जो नॉर्मल कंडीशन में होता है वो ये वाला है, ये मार्क कर लें। और जब इंक्रीज जब बढ़ जाएगा वो 30 से 40 पर टाइम पर मिनट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपके पास है हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई मैक्सिमाइज गैस एक्सचेंज। करने के लिए जो एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कि एल्वोलाई का गैसेस एक्सचेंज के लिए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सरफेस एरिया जो है एल्वोलाई का वो ज़्यादा होगा तो देन इजीली क्या है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज इजीली होगा। थिन वॉल्स होनी चाहिए, बारीक जितनी वॉल्स होंगी तो क्या है गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा इजीली हो सकेंगी। ब्लड की जो सप्लाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ब्लड की सप्लाई अगर ज़्यादा होगी देन जो है गैसेस एक्सचेंज इजीली जल्दी हो जाएंगी। और जो इनर सरफेस एरिया है जो एल्वोलाई का वो मॉइस्ट नमी वाला होना चाहिए। जितना वो मॉइस्टी होगा फ्लूइडी वाला होगा तो उसमें क्या है गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा इजीली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। उसमें बताया गया कि आप कितनी जो ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं तो बताएं एक्सपायर कितनी करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड अगर 4% एक्सपायर कर रहे हैं तो इनहेल आप कितनी कर रहे हैं। नाइट्रोजन 79% कर रहे हैं तो एक्सपायर आप कितनी करेंगे। ऑक्सीजन आप कर रहे थे एक्सपायर, पीछे टेबल में पढ़ के आए हो।
16%, ये थी 0.04%। ये टोटल उतनी ही अमाउंट हम एक्सेल कर रहे होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन स्टेप बाय स्टेप। जितना आज का हमने पढ़ा है ये वाला मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वाला, ये पूरा उसके अंदर ऐड हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। यहाँ से पूरा आपका स्टार्ट पेज नंबर 16 से लेके ये वाला टेबल तक पूरे का पूरा रेट ऑफ ब्रीथिंग भी इसमें ऐड हो जाएगा, पूरा टॉपिक 2.2 वाला। नेक्स्ट है उनका शॉर्ट नोट लिखना है आपने। मेजर पार्ट्स बताने हैं ह्यूमर पैसेज वे के, जिसके वो वाले बॉडी पार्ट्स जिसके थ्रू जो है एयर हमारी बॉडी में जाती है। नोस्ट्रल से लेके जितने हमने लंग से पहले तक पार्ट्स पढ़े हैं उसके एल्वोलाई तक, यहाँ तक आप इसका आंसर करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करके एयर पैसेज वे से स्टार्ट करना है आपने। पेज नंबर 13 टू ये आप करेंगे 15 तक, 13 to 15 तक आपने ये पेज नंबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड लोकेशन ऑफ द ब्रोंकस, ट्रैकिया एंड एल्वोलाई। आपने बताना है कि ब्रोंकस, ट्रैकिया और एल्वोलाई का फंक्शन और लोकेशन। ये पेज नंबर आपके पास 15 पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ब्रोंकाई की सिंगल फॉर्म होती है ब्रोंकस, ठीक है। आपने ब्रोंकस का बताना, ट्रैकिया का बताना, थर्डली एल्वोलाई का बताना है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास और इनका फंक्शन क्या, काम क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।